वेलकम टू ज्ञान मार्ग। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डीकोलोनाइजेशन को डिटेल में देखेंगे। तो व्हाट यू मीन बाय डीकोलोनाइजेशन, डी और कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन तो हमने देखा था कि एक अदर टेरिटरी के लोग एक टेरिटरी को एक्वायर करते हैं, उसको इस्टेब्लिश करते हैं, मैनेज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और उसको एक्सपांड करते हैं। उसको कोलोनाइजेशन बोला जाता है। और डी डी मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ दैट कॉलोनीज इज नोन एज डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन क्यों हुआ था? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीकोलोनाइजेशन। तो डीकोलोनाइजेशन दो फेज में हुआ था। फर्स्ट फेज में जो लैटिन अमेरिका का डीकोलोनाइजेशन हुआ था, जो साइमन बोलिविया साइमन बोलीवर जो थे उस समय के लीडर लैटिन अमेरिका के, उनके समय में जो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर जो डिसइंटीग्रेट होके इंडिपेंडेंट एक कंट्री बन गए थे, वो फर्स्ट फेज था। और सेकंड फेज जिसको बोला जाता है, जब जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री लिया तब डिकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकोलोनाइजेशन में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रसिया और अमेरिका जो मेन पावर, यानी कि यूएसएसआर और अमेरिका मेन पावर इमर्ज होके आए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो दोनों कोलोनाइजेशन के खिलाफ थे। इसलिए कोलोनाइजेशन होने नहीं दे रहे थे। तो एक रीजन रीजन ये भी था। फिर एक रीजन ये भी था कि जो पूरा यूरोप था उनमें मिलिट्री कोलैप्स हो चुका था। तो वो कॉलोनाइजेशन करने के लिए अभी एबल एबल ही नहीं थे, तो वो कॉलोनाइजेशन नहीं करते थे। फिर एक रीजन ये भी था कि जो थर्ड थर्ड वर्ल्ड की कंट्री थी, जैसे कि नॉन अलायंस मूवमेंट जैसी न्यूट्रल कंट्रीज एक पावरफुल पावरफुल ग्रुप की तरह इमर्ज हो रही थी, तो वो कॉलोनाइजेशन के खिलाफ थी। नॉन अलायंस मूवमेंट वो रेशियलिज्म के खिलाफ थी, वो कॉलोनाइजेशन के खिलाफ थी। इस तरह ये सब फैक्टर है। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं कि डीकोलोनाइजेशन ऑफ लैटिन अमेरिका हुआ, तो उसके रीजन कौन कौन से थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पे कॉलोनाइजेशन किया किसने था। तो कॉलोनाइजेशन लैटिन अमेरिका में स्पेन और पोर्टुगीज ने किया था। और वहाँ पे भी वो सेम ड्रेन ऑफ वेल्थ और पॉलिसी ऑफ मर्केंटियलिज्म की पॉलिसी को वो एक्सपेंड कर रहे थे और एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो फिर हुआ क्या? द व्हाट आर द फैक्टर्स टू ड्राइव द डिकोलोनाइजेशन ऑफ लैटिन अमेरिका। तो उस समय जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था, उनके जो आइडियाज थे, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के जो आइडिया थे, वो लैटिन अमेरिका में भी स्प्रेड हुए थे। बाद में जो नेपोलियन था फ्रांस फ्रांस में, उन्होंने क्या किया था कि स्पेन और पोर्टुगल के सामने काफी वॉर किए थे, तो उनकी मिलिट्री जो स्ट्रेंथ थी उसको वीक कर दिया था नेपोलियन ने। उसकी वजह से वो कॉलोनी को अभी बरकरार रखने में सक्षम नहीं थे। फिर एक एंटी कॉलोनियल की भावना भी उन लोगों में जगी थी, और इसको स्पार्किंग देने का काम साइमन बोलीवर ने किया था, जो उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की वहाँ के पीपल को। और रिवॉल्यूशनरी लिबरेशन मूवमेंट चलाया साउथ अमेरिका में। और इसके चलते कोलंबिया 1818 में, फिर वेनेजुएला 1820 में, और 1821 में इक्वाडोर इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह इमर्ज हो गए। तो ये था डिकोलोनाइजेशन ऑफ लैटिन अमेरिका। अभी एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2017 में कि मलय पेनिनसुला के डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस में इतना प्रॉब्लम क्यों हुआ था। व्हाट प्रॉब्लम्स आर जर्मन टू द डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस इन मलय पेनिनसुला। तो सबसे पहले देखते हैं कि मलय पेनिनसुला में कोलोनाइजेशन किया किसने था। तो जो ब्रिटेन था उसने किया था, जो मलेशिया वाला हिस्सा था वहां पे। तो डिकोलोनाइजेशन में जो प्रॉब्लम आ रहे थे उनके मेनली तीन पार्ट है। एक है पॉलिटिकल रीजंस है, दूसरा है इकोनॉमिक रीजंस भी है, और सोशियो कल्चरल रीजंस भी है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल रीजन में ये है कि मलय पेनिनसुला था, अ, उसमें अ, ब्रिटेन के खिलाफ वहाँ के जो नेटिव पीपल थे
उन्होंने गोरिल्ला स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था 1948 और 1960 के बीच, मलय इमरजेंसी के बीच। तो ये गोरिल्ला स्ट्रगल चल रहा था, इसकी वजह से कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा था, इसकी वजह से डिलेड डीकोलोनाइजेशन हुआ था, और ब्रिटेन को भी मैसिव रिसोर्स और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करना पड़ रहा था। तो ये एक रीजन था गोरिल्ला वॉरफेयर का, के कारण डीकोलोनाइजेशन डिले हुआ। दूसरा ये था कि मलय पेनिनसुला में अ, जो पीपल रह रहे थे वो मलय पीपल भी थे, फिर चाइनीज पीपल भी थे और इंडियन पीपल भी थे। तो अगर ब्रिटेन किसी को सत्ता सौंप के भी जाता, तो वो किसको जो रूलर बना के जाता। तो ये उनके बीच पावर डायनेमिक्स और एथनिक टेंशन का एक सवाल खड़ा हुआ था, इसलिए भी वो एक प्रॉब्लम था डिकोलोनाइजेशन में। तीसरा पॉलिटिकल रीजन ये था कि वहाँ पे भूमिपुत्र की पॉलिसी काफी फेमस हो रही थी, कि जो मलय रीजन पे रह रहे हैं, यानी कि मलय पीपल है, उनको जो वहाँ के क्या बोलते हैं उनको, अ, फायदे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। बट नॉन मलय पीपल उससे डिससेटिस्फेक्शन था कि इनको कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए एक पॉलिटिकल रीजन ये भी था। तो पॉलिटिकल में तीन रीजन थे। तीन रीजन्स में सबसे पहले था कि ये गोरिल्ला वॉरफेयर वाला। दूसरा रीजन ये था कि एक फर्स्ट वाला गोरिल्ला वॉरफेयर वाला। दूसरा ये था कि तीन टाइप के पीपल रहते थे, किसको वो सत्ता सौंप के जाना। और तीसरा जो भूमिपुत्र की पॉलिसी थी वो। अभी एक पॉलिटिकल देख लिया, अभी ये है कि इकोनॉमिक डिफिकल्टी क्या क्या थी। इकोनॉमिक डिस्पेरिटी थी उस समय, कि चाइनीज डोमिनियंस था, जो कॉमर्स चल रहा था उसमें चाइनीज डोमिनियंस था। तो इसमें इम्बैलेंस हो सकता था इकोनॉमिक डिस्पेरिटी में, अगर डिकोलोनाइजेशन कर देता तो चाइनीज पीपल जो स्पेसिफिक फील्ड में अपना प्रभुत्व जमा रहे थे, तो इसलिए वो एक प्रॉब्लम हो जाता। दूसरा ये था कि ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलोनी इकोनॉमी, यानी कि कॉलोनी में जो इकोनॉमी चल रही थी उनको अभी चेंज करके मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी करने के लिए ज़रूरत थी। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि उसके बाद कैसे होगी। ये इकोनॉमिक डिफिकल्टी थी। अभी सोशियो कल्चरल इश्यू में ये था कि मलय आइडेंटिटी, यानी कि वहाँ पे एथनिक ग्रुप काफ़ी रह रहे थे। जब हमने बताया कि मलय, चाइनीज, इंडियन सभी पीपल रह रहे थे, तो उनमें एक यूनिटी इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने भाषा मलयसिया भाषा मलेशिया, यानी कि नेशनल लैंग्वेज लैंग्वेज के बेस पर उनको यूनाइट करने का ट्राई किया। और रिलीजियस हार्मनी के लिए भी उन्होंने ट्राई किया, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन, मुस्लिम, जो हिंदू इंडियन लोग हिंदू थे, और वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग भी रह रहे थे। वैसे तो मलया ने इस्लाम को अपना नेशनल रिलीजन उन्होंने जाहिर कर दिया था, बट उन्होंने रिलीजन फ्रीडम फॉर ऑल की जो पॉलिसी थी वो भी अप्लाई कर दी थी। तो ये हो गया कि मलय पेनिनसुला में प्रॉब्लम, ये तीन मेजर प्रॉब्लम थे, इसकी वजह से डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस में डिले हो रहा था। अभी नेक्स्ट आता है कि साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड मूवमेंट चला था। अपार्थाइड का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रेशियलिटी, यानी कि वाइट और नॉन वाइट का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कि वो लोग एक दूसरे के साथ मैरिज नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ रेसिडेंसी यानी कि रह नहीं सकते। ये एक डिस्क्रिमिनेशन था। तो इसको दूर करना था, क्योंकि 1990 में जब नेल्सन मंडेला बाहर आते हैं जेल से और 1994 में इलेक्शन होता है तब वो जीत जाते हैं, तब ये अपार्थाइड जो था उसको वो उसका एंड हो जाता है। तो टाइमलाइन क्या थी, तो 1910 में जब अफ्रीका का यूनियन हुआ, तब ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था कि रूल ऑफ वाइट माइनॉरिटी ओवर ब्लैक, ये 1910 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1912 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। फिर 1914
1943 यानी कि 1943 में यूथ लीग जो एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल मंडेला ने और टोम्बो ने एसोसिएशन में की थी। 1948 और 1954 में जो मलन मलान एक आदमी थे, यानी कि वहाँ के एक लीडर थे। उन्होंने पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड को उन्होंने सपोर्ट किया था कि इंस्टीट्यूशनलाइज सेग्रेगेशन और डिस्क्रिमिनेशन, फिर रेसिडेंट नहीं हो सकता, वो मैरिज नहीं कर सकते, और उनको आइडेंटिटी कार्ड भी चाहिए होगा, और डिसफ्रेंचाइजमेंट ऑफ कलर वोटर्स भी उन्होंने बताया था, और वो नॉन अलाइन मूवमेंट के खिलाफ भी थे। फिर 1979 यानी कि 1978 में पीडब्ल्यू बोथा ने अपार्थाइड की पॉलिसी में कुछ चेंज के लिए सजेशन किया, और उन्होंने बताया कि ब्लैक वाइट मैरिज अलाउ होने चाहिए, और ब्लैक अलाउ टू इलेक्ट देयर और लोकल बॉडी, ये होना चाहिए, और अपार्थाइड के खिलाफ उन्होंने बोला। फिर डी क्लर्क ने 1989 में 10 साल के बाद एंड ऑफ अपार्थाइड हुआ उनकी वजह से, और अपार्थाइड के सारे लॉ उन्होंने ख़त्म कर दिए। फिर 1990 में एक साल के बाद नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए, और 1994 में वो इलेक्शन में विक्टोरियस हुए और वो प्रेसिडेंट बन गए। तो ये था अपार्थाइड मूवमेंट का पूरा हिस्ट्री। अब एक टर्म काफ़ी प्रचलित है अभी समय में, उसे नियो कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। नियो कॉलोनिज्म यानी कि न्यू टाइप ऑफ कॉलोनीज। तो इसमें क्या होता है कि जो डेवलप्ड नेशन है वो कंट्रोल करते हैं डेवलपिंग नेशंस को, इसे नियो कॉलोनाइजेशन बोला जाता है। तो इसके लिए वो टैक्टिक्स कौन कौन सी अपनाते हैं, तो वो उनको डेप्ट देते हैं, यानी कि लोन लेते हैं और अपने को डेप्ट में बना देते हैं, और डेप्ट में उसे डुबा देते हैं। जैसे चाइना श्रीलंका को डेप्ट में डुबाकर हम्बनटोटा पोर्ट उसने अपने साथ कर लिया एक। तो ये एक पॉलिसी, एक डेप्ट की पॉलिसी हो गई। दूसरा कि अनइक्वल ट्रेड बैलेंस, यानी कि सरप्लस में रहना, काफ़ी ज़्यादा सरप्लस में रहना ट्रेड में, तो इसकी वजह से भी, यानी कि एक हो गया डेप्ट, दूसरा ट्रेड सरप्लस, तीसरा है कि कंडीशनल एड देना किसी को, जैसे कि वो हमें एक फॉरेन एड देना, जैसे कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब उसे किसी कंट्री को अपने इंटरेस्ट या फिर अ, अपने कुछ काम करवाने के लिए उसको कंडीशनल एड देना। चौथा है कि कल्चरल इंपीरियलिज्म, कल्चरल जैसे कि एजुकेशन, मीडिया और अदर चैनल पे एक ही टाइप का कल्चर, यानी कि वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना। तो ये चार चीज़ें हैं। एक